दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो दोस्तों इसका जो ग्रामर का स्ट्रक्चर है, जो इसका अलग अलग तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं ग्रामर के, उससे बिल्कुल ही डिटेल कवर करेंगे। जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल ब्लेमिंग। फिर कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर मिले जो आपके लिए नया हो तो आप ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे आ मैन वेंट फॉर आ वॉक ऑन द बीच। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। और आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। गो का मतलब होता है जाना, और ये उसकी सेकंड फॉर्म है WENT वेंट। क्या मतलब हुआ? वन डे एक दिन, आ मैन एक आदमी, वेंट गया, फॉर आ वॉक। दोस्तों WAL के वॉक, यहाँ पर इसको नाउन के रूप में प्रयोग किया गया। और वॉक का मतलब होता है सैर करना, घूमना फिरना, उसे या कह सकते हैं टहलना। मतलब टहलने के लिए गया। कहाँ पर गया? ऑन द बीच, BEACH। दोस्तों बीच का मतलब होता है समुद्र तट, या फिर कह सकते हैं समुद्र का किनारा, उसे बीच कहा जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? वन डे अ मैन वेंट फॉर अ वॉक ऑन द बीच। एक दिन एक आदमी समुद्र के तट पर टहलने के लिए गया। चलिए आगे देखिए। ही सॉ दैट आ शिप फुल ऑफ पैसेंजर्स स्ट्रक आ रॉक एंड ड्राउंड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये भी जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। और ये सी की सेकंड फॉर्म है SEE। सी का मतलब होता है देखना, और ये उसकी सेकंड फॉर्म है SAW। और दोस्तों यहाँ पर आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है कि बहुत से लोग इसको सा पढ़ते हैं, जो कि एक रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। क्योंकि आपको अपने उच्चारण पर भी ध्यान देना है। यदि आप इंग्लिश बोलते हैं और आपका उच्चारण सही नहीं है तो आपको उसमें भी सुधार करना है। क्योंकि यदि आपका उच्चारण अच्छा है और प्रोनाउंसिएशन सही है, तभी आपकी जो इंग्लिश है वो आपको कामयाबी दिलवाएगी। तो ये जो वर्ड है, आपको इसको सा नहीं पढ़ना है, आपको इसको सॉ पढ़ना है, SAW सॉ। चलिए देखते हैं इसका मतलब। ही सॉ उसने देखा, दैट की आ शिप। शिप का मतलब होता है पानी वाला जहाज। एक जो शिप है, जो पानी का जहाज है, फुल ऑफ पैसेंजर्स। पैसेंजर्स मतलब यात्री, और ये प्लूरल है। फुल ऑफ पैसेंजर्स मतलब जो कि यात्रियों से भरा हुआ है। स्ट्रक, स्ट्रक का मतलब होता है टकरा जाना, और टकरा गया। आर रॉक एक चट्टान से। एंड ड्राउंड, ड्राउंड का मतलब होता है डूबना, और ये सेकंड फॉर्म है एंड ड्राउंड। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही सॉ दैट आ शिप फुल ऑफ पैसेंजर्स स्ट्रक अ रॉक एंड ड्राउंड। मतलब उसने देखा एक जो जहाज था जो कि भरा हुआ था यात्रियों से, वो एक चट्टान से टकराया, एंड ड्राउंड और वो डूब गया। चलिए आगे देखिए। ऑल द पैसेंजर्स ड्राउंड एंड डाइड। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, DROWN। ड्राउंड का मतलब होता है डूबना या फिर डूबकर मृत्यु होना, और ये इसकी सेकंड फॉर्म है ड्राउंड। ऑल द पैसेंजर्स ड्राउंड एंड डाइड मतलब सभी जो यात्री थे वो डूब गए, एंड डाइड और उनकी मृत्यु हो गई। चलिए आगे देखिए। द मैन हेल्पलेसली वॉच्ड ऑल दिस फ्रॉम द शोर बट कुड नॉट डू एनीथिंग टू सेव दैम। क्या मतलब हुआ?
दोस्तों ये जो आप वर्ड देख रहे हैं हेल्पलेसली, ये एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है असहाय रूप से या फिर असहायपन से। ऐसी स्थिति जब कोई व्यक्ति उस काम को चाह कर भी ना कर सके या फिर वो चीज़ करना उसके हाथ में ना हो या फिर वो उसके बियॉन्ड लिमिट्स हो, उसकी सीमा से वो बाहर हो, जो ना कर पाए, तो इस तरह की सिचुएशन को दर्शाने के लिए इस एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता को बताए, उस एडवर्ब कहा जाता है। और इसका हेल्पलेसली का मतलब आप नोट कर सकते हैं असहाय रूप से। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, द मैन हेल्पलेसली वॉज ऑल दिस, मतलब आदमी ने ऑल दिस मतलब ये सब देखा, असहाय रूप से देखा। फ्रॉम द शोर, शोर का मतलब होता है समुद्र का किनारा, समुद्र के किनारे से देखा। बट कुड नॉट डू एनीथिंग, लेकिन कुछ भी नहीं कर सका। टू सेव दैम, उनको बचाने के लिए। और दोस्तों ये जो दैम है ये पैसेंजर्स के लिए, यात्रियों के लिए प्रयोग किया गया है। और दोस्तों इस वाक्य में मैं आपका ध्यान एक और चीज़ पे ध्यान दिलाना चाहूँगा। इस वाक्य में कुड का प्रयोग किया गया है, तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। यदि आपके वाक्य में सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द आते हैं वाक्य की टेल पर, तो वहाँ पर कुड का प्रयोग किया जाता है। और यदि वो नेगेटिव हो तो कुड के साथ नोट लगाया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस लाइन का अर्थ दोबारा से एक बार देख लेते हैं और आप इसे समझ भी लीजिए कि द मैन हेल्पलेसली वॉज ऑल दिस फ्रॉम द शोर, मतलब जो आदमी था उसने असहाय रूप से ये सब देखा। कहाँ से देखा, फ्रॉम द शोर मतलब कि समुद्र के किनारे से उसने ये सब देखा असहाय रूप से। बट कुड नॉट डू एनीथिंग टू सेव देम, लेकिन उनको बचाने के लिए वो कुछ भी नहीं कर सका। तो दोस्तों यहाँ तक कहानी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि जो एक व्यक्ति था जो कि एक सैर करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, वॉक करने के लिए जो समुद्र के तट पर गया था बीच पर, उसने देखा कि जो एक यात्रियों से भरा हुआ जो पानी का जहाज़ था वो एक चट्टान से टकराया और वो डूब गया, जिसके कारण जो सारे यात्री थे वो डूब गए और उनकी मृत्यु हो गई। और ये जो व्यक्ति था वो ये सब समुद्र के किनारे से, शोर से ये सब देख रहा था, लेकिन वो उनकी मदद कर पाने में या फिर उनको बचा पाने में वो असमर्थ था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। In the evening, he narrated the sad event of the ship's drowning to his friends। क्या मतलब वो, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग मतलब शाम को। ही नरेटेड, दोस्तों नरेट का मतलब होता है किसी को कोई चीज़ अच्छे से समझाना, जिसे नरेट कहा जाता है। और ये आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, इसकी फर्स्ट फॉर्म है NARRATE। और ये यहाँ पर इसको सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया नरेटेड, क्योंकि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और आप जानते ही हैं कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। इन द इवनिंग मतलब शाम को। ही नरेटेड द सैड इवेंट, सैड इवेंट का मतलब होता है दुखद घटना। मतलब उसने ये जो दुखद घटना थी उसने उसको नरेट किया, बताया। किसे बताया, मतलब ये जो घटना थी, कौन सी घटना थी ये, शिप्स ड्राउनिंग मतलब कि जहाज़ के डूबने की। और दोस्तों यहाँ शिप्स के बाद ड्राउनिंग लिखा है, तो ये एपिस्ट्रोफी एस का मतलब होता है काके की। जब हम किसी के साथ को जोड़ना चाहते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का हम प्रयोग करते हैं। तो क्या मतलब हुआ, शिप्स ड्राउनिंग मतलब जहाज़ के डूबने की। टू हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि इन द इवनिंग ही नरेटेड द सैड इवेंट ऑफ द शिप्स ड्राउनिंग टू हिज फ्रेंड्स, मतलब शाम को उसने अपने दोस्तों को, जो ये तो दुखद घटना थी जहाज़ के डूब जाने की, उसको उसने अपने दोस्तों को बताया, मतलब नरेट किया, उनको इस बारे में बताया। चलिए आगे देखिए। एवरीवन फेल्ट सैड फॉर द डेड पीपल, क्या मतलब हुआ, दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। और ये फील की सेकंड फॉर्म है FEEL। फील का मतलब होता है महसूस होना, और ये सेकंड फॉर्म है, नोट कर सकते हैं आप, फेल्ट। एवरीवन फेल्ट सैड मतलब हर किसी को उदास लगा, उदास महसूस हुआ, ये कह सकते हैं बुरा लगा। फॉर द डेड पीपल, मरे हुए लोगों के लिए। चलिए आगे देखिए। वन मैन सैड, एक आदमी ने कहा, गॉड डिड एन अनजस्ट एक्ट, क्या मतलब हुआ, दोस्तों ये जो वर्ड है अनजस्ट, इसका मतलब होता है किसी भी तरह का अन्याय या फिर नाइंसाफ़ी। और आप इस वर्ड को भी नोट कर सकते हैं। और एक्ट का मतलब होता है काम। तो क्या इस लाइन का अर्थ हुआ, वन मैन सेड, एक आदमी ने कहा, गॉड डिड एन अनजस्ट एक्ट, मतलब उसने क्या कहा कि ईश्वर ने एक अन्यायपूर्ण या कह सकते हैं अन्याय वाला काम किया। टू किल वन सिनर अबोर्ड द शिप ही हैज़ किल्ड मैनी अदर इनोसेंट पीपल, क्या मतलब हुआ,
दोस्तों इसके अंदर आपको कई सारे वर्ड मिलेंगे, तो आप मैं चाहूँगा इन्हें नोट भी करें। SINNER, सिनर का मतलब होता है पापी। ऐसा व्यक्ति जो किसी तरह का पाप करता है उसे सिनर कहा जाता है। और अबोर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ पे सवार होना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? टू किल वन सिनर अबोर्ड द शिप, मतलब एक पापी को मारने के लिए जो कि जहाज पर सवार था। ही हैज़ किल्ड मैनी अदर इनोसेंट पीपल, उसने कई दूसरे निर्दोष लोगों को मार दिया है। और दोस्तों यहाँ पे इस वाक्य में हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि यदि किसी भी वाक्य में हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म का, हैज़ या हैव के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है जब वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाता है। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। तो इस लाइन का पूरा अर्थ आपको समझ आ ही गया होगा, दोबारा देख लेते हैं। टू किल वन सिनर अबोर्ड द शिप, मतलब कि एक पापी इंसान को मारने के लिए जो कि जहाज पर था। ही हैज़ किल्ड मैनी अदर इनोसेंट पीपल, उसने दूसरे कई मासूम लोगों को या कह सकते हैं निर्दोष लोगों को मार दिया है। चलिए आगे देखिए। एज ही वॉज सेइंग दिस, जैसे वो इस बात को कह रहा था। ही फेल्ट अ पिंच ऑन हिज फीट, क्या मतलब हुआ? दोस्तों पिंच का मतलब होता है किसी भी तरह की चुभन वगैरह होना, उसे पिंच कहा जाता है। ही फेल्ट ए पिंच ऑन हिज फीट, मतलब एज ही वॉज सेइंग दिस, जब वह इस बात को कह रहा था। ही फेल्ट ए पिंच ऑन हिज फीट, उसे अपने पैर पर, फीट पर मतलब कि अपने पैर पर क्या लगा? एक चुभन या कह सकते हैं कचोटी एक महसूस हुई। पिंच का मतलब होता है जब कोई चीज़ हमें चुभ वगैरह जाती है या कोई नोचता है, उसे पिंच कहा जाता है। तो उसे एक चुभन महसूस हुई। आगे देखिए। ही लुक्ड डाउन, उसने नीचे देखा। एंड सॉ, और देखा। अ रेड एंट बाइटिंग हिज टो, क्या देखा उसने? उसने देखा अ रेड एंट, रेड एंट मतलब एक लाल चींटी, बाइटिंग जो काट रही है, हिज टो उसके पैर की उंगली को काट रही है, पैर के अंगूठे को काट रही है। मैनी अदर रेड एंट्स वर अराउंड, और जो मैनी अदर रेड एंट्स वर अराउंड, और जो कई अन्य जो लाल चींटियां थीं वर अराउंड, वो भी वहाँ पर थीं। इन एंगर, एंगर दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। एंगर एक नाउन है जिसका मतलब होता है गुस्सा या फिर क्रोध। इन एंगर मतलब गुस्से में, क्रोध में। ही स्टार्टेड स्टैम्पिंग हिज फीट, दोस्तों स्टैम्प का मतलब होता है पटकना। इन एंगर गुस्से में। ही स्टार्टेड स्टैम्पिंग हिज फीट, वह अपना पैर पटकने लगा। दोस्तों आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हैं। जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वाक्य की टेल पर लगा लगी जैसे शब्द आते हैं, तो वहाँ पर स्टार्टेड के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए वाक्य है वह खेलने लगा, तो इसी तरह से आप वाक्य बना देंगे ही स्टार्टेड प्लेइंग। और बस आप ये चीज़ याद रखिए कि वाक्य की टेल पर लगा लगी जैसे शब्द होने चाहिए, तब आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। तो इसका अर्थ देख लेते हैं। इन एंगर गुस्से में। ही स्टार्टेड स्टैम्पिंग हिज फीट, मतलब गुस्से में वह अपने पैर को पटकने लगा। एंड क्रश्ड मैनी रेड एंड्स, क्रश का मतलब है कुचलना। एंड क्रश्ड मैनी रेड एंड्स, और उसने कई लाल चींटियों को कुचल दिया। चलिए आगे देखिए। सडनली गॉड अपीयर्ड एंड सेड, दोस्तों अपीयर का एक वर्ब है और ये सेकंड फॉर्म है अपीयर्ड। अपीयर का मतलब होता है किसी का प्रकट होना, सामने आ जाना, उसे अपीयर कहा जाता है। सडनली गॉड अपीयर्ड एंड सेड मतलब अचानक जो गॉड थे, ईश्वर थे, वो प्रकट हुए। एंड सेड, और उन्होंने कहा। लुक, देखो। हाउ यू आर किलिंग मैनी इनोसेंट एंड्स टू किल वन, उन्होंने क्या कहा आप इस वाक्य को समझ लीजिए। लुक देखो। हाउ कैसे, यू आर किलिंग मैनी इनोसेंट एंड्स आप कैसे कई निर्दोष चींटियों को मार रहे हो। टू किल वन एक को मारने के लिए। एंड यू वर ब्लेमिंग मी फॉर बीइंग अनजस्ट, और एंड यू आर ब्लेमिंग मी, और आप मुझे दोष दे रहे थे। फॉर बीइंग अनजस्ट, अन्यायपूर्ण होने का आप मुझे दोष दे रहे थे। लुक देखो। एट योर ओन एक्शंस, अपने खुद के काम को देखो। बिफोर ब्लेमिंग अदर्स, दूसरों को दोष देने से पहले। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि लुक एट योर ओन एक्शंस बिफोर ब्लेमिंग अदर्स, मतलब दूसरों को दोष देने से पहले अपने खुद के कामों को देखो। द मैन फेल्ट अशेम्ड, अशेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा, शर्मिंदा होना। द मैन फेल्ट अशेम्ड, जो व्यक्ति था, वो जो आदमी था, उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। एंड रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। चलिए, तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, बहुत ही अच्छे संदेश के साथ, जिसका हमने इस कहानी में देखा कि वो जो व्यक्ति था जो ईश्वर को एक तरह से दोष दे रहा था कि उसने
किसी एक व्यक्ति को, जो पापी व्यक्ति को मारने के लिए उसने कई लोगों को मार दिया, लेकिन अंत में जब वो उसके पैर में चींटी काटी तो उसने भी वही काम किया, वो चींटियों को मारने लगा। और तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम कई चीज़ों के लिए दूसरों को दोष नहीं देते हैं, दूसरों को दोष देते हैं और अपनी खुद की गलतियों को नहीं देखते हैं। तो इस कहानी से हमें ये भी सबक मिलता है कि दूसरों को दोष देने से पहले या दूसरों की कमियां निकालने से पहले हमें खुद को भी अपने बारे में सोचना चाहिए कि, और हमें अपनी कमियों के बारे में भी गहनता से इस बारे में सोचना चाहिए और हमें उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए दूसरों को दोष देने से पहले। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। अच्छी, अगर यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आज के स्टोरी में आपने कुछ भी नया सीखा हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।